के क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चन देखे थे आप लोगों ने, और उसके अलावा आप ये भी पढ़े थे कि क्या वेरिएशन इन ग्रेविटी। तो वेरिएशन इन ग्रेविटी आपने दो तीन फैक्टर के कारण आपने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ड्यू टू अल्टीट्यूड, अगर आपका पार्टिकल में हाइट में चेंजेस है तो वहां पर चेंज इन ग्रेविटी कितना है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। फिर आपने देखा क्या, ड्यू टू डेप्थ, तो ग्रेविटी में कितना वेरिएशन है, तो जी इज इक्वल टू व्हाट 4/3 रो जी पाई और आर। ठीक है। फिर आपने देखा क्या, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो आपको पता है ग्रेविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अर्थ इज व्हाट नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अर्थ इज व्हाट नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। यहाँ का रेडियस थोड़ा छोटा है और यहाँ का रेडियस थोड़ा बड़ा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोल। तो रेडियस ऑफ पोल और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो रेडियस ऑफ पोल आपका स्मॉलर है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसलिए जब यहाँ रेडियस ऑफ पोल कम है तो यहाँ पर ग्रेविटी एट पोल क्या होगा, ज्यादा। तो ग्रेविटी एट पोल इज व्हाट ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, कम, इनवर्सली। अब देखिए एक और फैक्टर है जहां पर ग्रेविटी वैरी करता है, ये तो आपको पता ही है। द फोर्थ फैक्टर इज व्हाट, तो फर्स्ट है आपका ड्यू टू हाइट, ड्यू टू अल्टीट्यूड। दूसरा क्या आपका ड्यू टू डेप्थ। थर्ड क्या है आपका ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। एंड फोर्थ क्या है आपका ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो वेरिएशन इन ग्रेविटी, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है कि अर्थ आपका रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये अगर आपका अर्थ है, तो अर्थ इज स्पिनिंग। ठीक है, अर्थ इज व्हाट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या आपका ओमेगा। ठीक है, जिनका वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो अर्थ का रोटेशन आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज व्हाट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अर्थ भी रोटेट कर रहा है बार बार। अब यहां पर क्या है, बार बार ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्कुलर ऑर्बिट है, एक फिक्स पाथ में ये रिवॉल्व करता। ठीक है, जिस तरह आपको पता है क्या कि द अर्थ इज व्हाट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट एट द सेम टाइम अर्थ इज स्पिनिंग, अर्थ इज व्हाट रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जहां पर 24 आवर्स में दिन और रात होता है, 24 आवर्स में। ठीक है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या आपका 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड। ठीक है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड, ये आपका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। जिस तरह आपका एक साल में अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है, उस तरह 24 आवर में या 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड में अर्थ अपने एक्सिस में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं अप्रोक्सीमेट 24 आवर। पर ये जो गैप है आपका 4 मिनट का, ठीक है, ये फिर आपका 4 साल बाद पूरा एक 24 आवर का डे बनता है, एक दिन बनता है, जिसको आप बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं आप, लीप ईयर, जो फरवरी में ऐड होता है।
तो यहाँ पर ये आपका 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जब ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो जो बैलेंसिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या बार बार आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसका ये सर्कुलर बनेगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इफेक्ट यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो इसका इफेक्ट यहाँ पर इतना ये होगा। तो डिफरेंट रेडियस का आपका ये सर्कुलर ऑर्बिट बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो आपका बार बार वेरी करेगा। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में देखिए डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, ये 12th बोर्ड का टॉपिक नहीं। अगर 12th बोर्ड का होता तो हम लोग डेरिवेशन कराते भी, और ऑलरेडी आप ये नीट जेई के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला देखिए कि क्या वेरिएशन इन ग्रेविटी होता। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका रिवॉल्व कर और यहां पर गया और इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल लाइन, जैसे यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन मान लीजिए जो अर्थ के पीछे साइड है और ये है। ठीक है, तो ये एक इक्वेटर है जो पीछे भी गया है आपका, पीछे अर्थ से, और ये फिर इधर गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा, कोई भी पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे लैटिट्यूड उस पॉइंट से, माने यहाँ पर पार्टिकल कोई है, कोई कंट्री है, तो वहां पर ग्रेविटी का वेरिएशन कितना होगा। तो विथ इक्वेटर और ये यहां से ये कितना एंगल बनेगा। तो मान लीजिए आपका कोई भी समय पर जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल लाइन, ये आपका एंगल है लैम्डा। तो ये भी एंगल क्या है आपका लैम्डा है, क्या आएगा लैम्डा। तो वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, सिंपल फॉर्मूला जानिए क्या कि चेंज इन ग्रेविटी, वेरिएशन इन ग्रेविटी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आर है आपका रेडियस। ठीक है, so this is the variation in gravity when the earth is what revolving about its own axis of rotation. So the variation in gravity, change in gravity is given as g minus r omega square cos square lambda. ठीक है, तो ये कैसे आया, तो ये मेन आपका इक्वेशन है, आपको याद रखना है। अब देखिए आपने पढ़ा था ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, सिर्फ आपने ये पढ़ा था क्या कि हमें पता है क्या ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ की रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो जब रेडियस कम है तो ग्रेविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आपने देखा था कि ग्रेविटी एट पोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। पर यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि आपका पोल और इक्वेटर ठीक है ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है, कितना डिफरेंस है पोल की ग्रेविटी में और इक्वेटर की ग्रेविटी में, कितना डिफरेंस है। जो भी कंट्री लाइज करे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और जो कंट्री लाइज करे ऑन द पोलर, ठीक है, जो कंट्री जैसे आपका सर्कुलर है, एक आपका पोल, पोल मतलब क्या, जो कंट्री यहाँ क्लाइज कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और एक कंट्री यहाँ लाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी का वेरिएशन होगा और यहाँ पर ग्रेविटी अलग होगा। कितना ग्रेविटी में वेरिएशन होगा ऑन द पोलर कंट्री एंड ऑन द इक्वेटोरियल कंट्री। तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपका जो कंट्री है या रोटेशन में पार्टिकल आपका पहुंच गया कहां पर, एट द पोल। तो जब लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कहां पर पहुंच गए, पोल पर। तो इसको जी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू, ठीक है, आएगा आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या आएगा आपका, जीरो। तो ग्रेविटी एट पोल, यहां से इक्वेशन से क्या आ रहा आपका जी, और जी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा ग्रेविटी मैक्सिमम है, क्या मेरा ये मैक्सिमम ग्रेविटी। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम ग्रेविटी।
ठीक है, तो ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू जी आया। जी मतलब क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम ग्रेविटी। ठीक है, विच इज द मैक्सिमम ग्रेविटी। फोन करता हूँ आपको, ठीक है। 6:30 अब यहाँ देखिए, अगर आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कंट्री कहां पे लाइज करेगा, ऑन द इक्वेटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस, ठीक है, जी माइनस, और ये क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ना वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा आपका, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर लैम्डा मतलब क्या, ये कॉस 0 1 होता, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, इसको बोलते हैं जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जी मतलब क्या 9.8, और उसमें से जो भी ये फैक्टर आ रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमम, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। पहले आपका ग्रेविटी लग रहा था जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है कहां पर, एट द इक्वेटर, तो मतलब वैल्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हो, मान लीजिए आपका वैल्यू 2 है, तो 9.8 माइनस 2 वैल्यू क्या आएगा आपका, ठीक है 7.8, तो ये वैल्यू क्या आपका 9.8 से कम है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहां पर, तो आपको यहां ध्यान देना है क्या, कि मैक्सिमम ग्रेविटी कहां और मिनिमम ग्रेविटी कहां है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर है, तो एट द पोल, मिनिमम ग्रेविटी कहां पर, एट द इक्वेटर। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको निकालना रहा जी मैक्स माइनस जी मीन, अगर आपको निकालना मैक्सिमम ग्रेविटी माइनस मिनिमम ग्रेविटी, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर है, ग्रेविटी एट द पोल, मिनिमम ग्रेविटी कहां पर है, ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो ग्रेविटी एट पोल का वैल्यू क्या आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी है, तो ये जी माइनस ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या आपका, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या आपका, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा आपका, मैक्सिमम ग्रेविटी माइनस मिनिमम ग्रेविटी, मतलब क्या, द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर कितना आएगा, तो जी और ये जी गया, तो क्या आएगा आपका माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और ये माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये आपका आर ओमेगा स्क्वायर है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ आपको सिर्फ ये पता था कि ग्रेविटी पोल पर ज्यादा होता है। अच्छा, ग्रेविटी जब ज्यादा है मतलब क्या, यहां पर वेट भी क्या होगा ज्यादा, किसी भी पर्सन का वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। पर यहां से आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है, ग्रेविटी एट पोल माइनस ग्रेविटी एट इक्वेटर का डिफरेंस कितना होता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर होता है, वेयर आर इज व्हाट, द रेडियस ऑफ अर्थ, और ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो 12th क्लास में उनको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। और यहाँ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ फॉर वन रिवोल्यूशन आपको 24 आवर है, तो 24 आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो वो आपका ओमेगा होगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन आपको पता है 24 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 आवर, आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 60 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो क्या आएगा आपका 60 सेकंड। ये ओमेगा का वैल्यू है। ठीक है, तो इसके कारण भी आपका ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी आपका ग्रेविटी में वेरिएशन होता है, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जी डैश इज इक्वल टू जी और माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, एट द इक्वेटर की बात कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या, एट द पोल की बात कर रहे हैं, और बीच में अगर कुछ एंगल है मतलब क्या, कोई कंट्री आपका कोई पॉइंट बीच में, इक्वेटर और पोल के बीच में, तो जो भी एंगल दिया है 30 डिग्री है 45 डिग्री, जो भी वैल्यू आपका दिया है,
तो एंगल के रिस्पेक्ट में लैटिट्यूड विद द इक्वेटर जो एंगल बनेगा, तो वहां पर आपका ग्रेविटी वेरी करता है। ठीक है, वहां पर ग्रेविटी क्या होगा आपका, वेरी करेगा। ठीक है, तो याद रखना है। और ये कैसे वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बार बार वेरी हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बार बार वेरी करेगा अर्थ के ऊपर। जैसे कोई पॉइंट यहां पर है, देखिए अभी कोई पॉइंट यहां पर है, मान लीजिए आपका ये स्पेयर है, अभी ये स्पेयर है, तो ये अर्थ है, क्या है आपका अर्थ। अब कोई पॉइंट आपका यहां पर है, कोई पॉइंट आपका यहां पर, कोई पॉइंट यहां पर है। तो जब पॉइंट यहां पर है तो इसका स्पेयर क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, इसका स्पेयर ये बनेगा और इसका सेंटर पे एंगल कुछ अलग आएगा। इसका एंगल ये आ रहा है, जो भी एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपका 60 डिग्री, एग्जांपल के लिए ये 60 डिग्री है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। पर अगर कोई पार्टिकल, कोई कंट्री यहां पर है, तो इसका जो सर्कुलर रेडियस बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ जो रेडियस है ये सर्कल ऐसा बनेगा। तो अब इसका जो लैटिट्यूड है विद द इक्वेटोरियल लाइन, आपका एंगल ये होगा। तो ये एंगल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ये एंगल वेरी करेगा। ठीक है, जो भी है 30 डिग्री। जो कंट्री यहाँ पे है, तो आपको पता है एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल आपका ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे यहाँ पर एंगल में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो अगर आपका लैम्डा 0, मतलब क्या, इक्वेटोरियल, इक्वेटर पर है वो। और जब लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या, वो पोलर, पोलर कंट्रीज है, वो पोल पर है। ठीक है, और जनरली यही दो पॉइंट आपको याद रखना है वेरिएशन इन ग्रेविटी में। ठीक है, अब देखिए आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे स्टार्ट हो रहा है, ये सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि ग्रेविटी क्या होता है। तो भाई अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, या फिर आप सिंपली क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन का क्रिएट होना ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये अभी आपने पढ़ा क्या, कि जहां भी हाइट है तो ग्रेविटी में चेंज कितना होगा, तो जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर एक फॉर्मूला आपने देखा क्या, जी और 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, उस तरह डेप्थ का फॉर्मूला आपने देखा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। और ड्यू टू वेरिएशन इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो फॉर्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, बाद में आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं वीडियोस का रिव्यू देखकर, वीडियोस का रिकैप देखकर, पर अभी आपको मेन समझना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका क्वेश्चन आता है। जहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब क्या, वहां से आपका डेरिवेशन होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी फिर इसके बाद फिर इजी टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अभी इजी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपका जो मेन कंसेप्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अभी आप जो पढ़े वो क्या पढ़े, कि दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, कि एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर बात करना है कि आपने क्या बोला कि भैया जहां भी मास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर एक दूसरे पार्टिकल को, एक दूसरे बॉडीज को
कोई ना कोई पार्टिकल आपका अट्रैक्ट कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले क्लास में हम बताए थे कि हम और आप क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारा जो फोर्स है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, 10⁻⁻20 10⁻30 आ रहा था। पर वही आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, कूलम फोर्स, तो ग्रेविटेशनल से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, पर यही फोर्स पूरे दुनिया को घुमा रहा है। ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाई? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट है, सब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि मास बहुत हेवियर है। तो वहां पर हमने फोर्स निकाला था मून और अर्थ के बीच, कितना आया था आपका? ठीक है, 10⁻10 से ऊपर आया था, ज्यादा आया था वो वैल्यू, आपके सामने था वो। तो हजारों लाखों न्यूटन है, इसलिए जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, जितने भी प्लैनेट्स है, हेवनली बॉडीज, वो सब रिवॉल्व करता। तो उस तरह यहां भी आपको देखना है कि जहां भी सिर्फ एक पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ उसका फील्ड कितना होगा। जैसे अर्थ आप बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका अर्थ है, अब एक पार्टिकल को आपने रिलीज किया, आपको पता है ग्रेविटी कितना मैक्सिमम होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस। तो मान लीजिए आप पार्टिकल को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी कम हो रहा है, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, और एक समय क्या होगा आपका? 0। मतलब क्या? इसका भी एक बाउंड्री है, इसका भी क्या एक बाउंड्री, कि अगर पार्टिकल आपका यहां चला गया तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अर्थ उसको खींच नहीं पाएगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरह मैग्नेट, मान लीजिए एक मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन नेल बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए एक बहुत हेवियर चार्ज है और एक छोटा नेगेटिव चार्ज बहुत दूर रखा हुआ है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं, ये मैग्नेट इस आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। पर मान लीजिए आपने नजदीक लाना शुरू किया, तो एक पॉइंट पर क्या होगा? तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब क्या? वो पार्टिकल अब यहां पर इसके फील्ड के अंदर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ये पार्टिकल इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तुरंत क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उस तरह आयरन नेल कहीं भी रखिए इस बाउंड्री में, इस रीजन में, तो वहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या? फील्ड एक ऐसा एरिया है, स्पेस है या रीजन है जहां पर जो अदर पार्टिकल है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस तरह यहां भी, जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटी चेक करने के लिए आप एक पार्टिकल गिराएंगे ना भाई, तभी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ग्रेविटी है कि नहीं। आप कैसे पता लगाएंगे कि यहां तक ग्रेविटी है कि नहीं, यहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं? तो आप एक पार्टिकल को रिलीज किए, अगर उस पार्टिकल को अर्थ अट्रैक्ट कर पाया, मतलब क्या? वहां पर ग्रेविटी है, वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर आपने पार्टिकल गिराया पर वो पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है अर्थ की तरफ से, अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब क्या? दैट पार्टिकल इज व्हाट? आउटसाइड द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है क्या? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इट इज द एरिया, रीजन, स्पेस सराउंडिंग द सम पार्टिकल, ठीक है। तो क्या याद रखना है? इट इज द स्पेस और एरिया, रीजन सराउंडिंग सम सोर्स पार्टिकल, source mass where some other particle can experience force of attraction, क्योंकि आप यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, तो कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू सोर्स मास।
डेफिनेशन देखिए हमने क्या लिखा, इट इज द स्पेस रीजन, ठीक है, सराउंडिंग सम हेवियर मास where some other particle can experience the force of attraction due to force mass, ठीक है। देखिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि अगर एक बड़ा पार्टिकल है और एक कहीं छोटा पार्टिकल है, तो छोटा पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका, देखिए जैसे सन है और अर्थ है, तो वाई नॉट द सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि सन का मास क्या बहुत ही ज्यादा है और अर्थ का मास क्या कम है, इसलिए अर्थ सन की तरफ जा रहा है, सन अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है। भलाई दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सन भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है सन को, पर अर्थ इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन, सन मूव करके नहीं आएगा अर्थ की तरफ, ठीक है। उस तरह मून, तो मून इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ कभी नहीं आएगा। जैसे एप्पल आप रिलीज कीजिए, तो एप्पल आपका अर्थ की तरफ आता है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ नहीं जा रहा है, एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि द स्मॉलर पार्टिकल विल मूव, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो मास भलाई है, और आपको ये भी पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये पता है। मान लीजिए आपका एक अर्थ है, ठीक है, और यहां पर आप सेब गिरा रहे हैं, यहां पर एक सेब गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सेब गिर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको पता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना अर्थ एप्पल को खींच रहा है, एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, तो एप्पल भी अर्थ पर सेम फोर्स लगा रहा है, सही है। पर एक आपने पढ़ा क्या कि ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम बी एक फैक्टर है, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है आपका नेट फोर्स का डिफिनेशन कि एफ नेट इज इक्वल टू एम, कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है, टोटल फोर्स लगता है, वो एम इंटू ए के बराबर होता है। मतलब जहां भी बॉडी में एक्सेलरेशन है तब वहां पे नेट फोर्स है। तो अगर आपका एप्पल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आपका नेट फोर्स है, पर जो एक्सेलरेशन होगा वो दैट डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ से आपने क्या बोला कि जितना एप्पल अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ भी एप्पल पर सेम फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट हो गया। चलिए हमने ये मान लिया कि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास ऑफ अर्थ क्या है, ट्रेमेंडसली लार्ज है, बहुत ही ज्यादा, कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। और मास ऑफ एप्पल बहुत ही कम है, ठीक है, कितना होगा, मान लीजिए 500 ग्राम, 1 किलो, 1 किलो का सेब नहीं होता, मान लीजिए 2 किलो का सेब है, ठीक है। तो अगर आपका वो नीचे आ रहा है, ठीक है, मास कम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा लाइटर बॉडी विल बी अट्रैक्टेड टू बाय द हेवियर बॉडी। ये आपको एक लाइन और याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना है, एक लाइन ये आपको याद रखना कि भलाई दोनों फोर्स एक दूसरे को सेम लगाएगा, पर हमेशा लाइटर बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी, क्योंकि मास भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना आपको क्या, कि लाइटर बॉडी, हमेशा हल्का बॉडी, लाइटर बॉडी विल मूव टुवर्ड्स हेवियर बॉडी। एक पॉइंट ये भी मिल गया। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लाइटर बॉडी विल मूव टुवर्ड्स हेवियर बॉडी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर एक डेफिनेशन आता है टेस्ट मास का, क्या आता है, टेस्ट मास। या फिर यूनिट मास। अब ये क्या होता है, देखिए अभी आपने पढ़ा क्या कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, आपने ये पढ़ा। इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए पहले, क्या है, इट इज वेरी स्मॉल मास used to find gravitational field
very small mass used to find gravitational field so that it can experience force due to heavier body, but its effect on heavier body is not dominant. ये बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको लिख दिया हम कि टेस्ट मास आप कैसे डिफाइन करेंगे। टेस्ट मास क्या होता है? It is a very small mass used to find the gravitational field so that it can experience force due to heavier body, but its effect on heavier body is not dominant. देखिए आपने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा क्या भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मास चाहिए, पर हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी मास का। जैसे यहाँ पे आयरन स्फीयर है तो इसका मास है, तो इसके चारों तरफ इफेक्ट कितना होगा? जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, तो इसके चारों तरफ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, कहां तक ये पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है, कहां तक ये पार्टिकल को खींच सकता है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपने क्या पढ़ा भैया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए यहाँ ठीक है, यहाँ आपको कैपिटल M दिख रहा है, ठीक है। एक बॉडी जो मेन है, जो सोर्स बॉडी कहिए या हेवियर बॉडी कहिए, क्या कहिए, जो सोर्स मास है, मतलब जिसके कारण निकालना है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, जो भी हेवियर बॉडी दिया हुआ है, जिसके कारण आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो मेरा मेन मास है, वो मेरा बिगर मास, हमेशा बिगर मास रहेगा। अब जहां पर हमको निकालना है तो हम वहां पे क्या रखेंगे, क्योंकि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला m1 m2 होता, तो जब तक आपका दूसरा मास नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस करने वाला मास, आप कैसे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते? नहीं कर सकते। अगर m का वैल्यू 0 हुआ तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा इक्वेशन से। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि मान लीजिए हमको ये मास के कारण निकालना है, मान लीजिए मेरा मास है और हमने बोला क्या कि इसके कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो पॉइंट P पर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है कि भैया ये मेरा जो भी हेवियर पार्टिकल है, इसके कारण हमको P पर चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इसका प्रभाव कितना हो रहा है, इसका इफेक्ट कितना हो रहा है, इसका अट्रैक्शन कितना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे स्मॉल m। कैसा? ताकि स्मॉल m इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू मास ऑफ द सोर्स बॉडी। इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, इसका मास क्या है, बहुत ही कम है, पर जीरो नहीं है। क्योंकि अगर आपका मास ऑफ द एक्सपीरियंस बॉडी अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक स्मॉल मास रखते हैं ताकि ये जो मेरा हेवियर बॉडी है, ठीक है, ये मेरा जो हेवियर बॉडी है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर कुछ फोर्स आए। कितना फोर्स आएगा? तो आप ध्यान से देखिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको बोलते हैं ई वेक्टर। ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी रिटन एज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? एक तो डिफिनेशन ये हो गया सिंपल, इट इज द स्पेस रीजन सराउंडिंग सम सोर्स और बिगर मास वेयर सम अदर पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर मेन डिफिनेशन क्या है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन क्या है कि gravitational field may be defined as force of attraction per unit test mass, per unit test। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज intensity of gravitational field and or
स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, gravitational field may be defined as the force of attraction per unit test mass. It is also known as the intensity of gravitational field or strength of gravitational. देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स और पर यूनिट टेस्ट मास। पर इसको और प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी रिटन एज लिमिट m टेंड्स टू 0 टेस्ट मास, और यहाँ क्या आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट मास। समझिए इसका मीनिंग क्या है। आप पे तो एक ही मास है, जैसे अर्थ है, और अर्थ के कारण निकालना आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप कहीं ना कहीं एक पार्टिकल को रिलीज करेंगे, तो जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो कितना भी हो, 1 kg हो या 1000 किलो, 10,000 किलो, जो पार्टिकल गिरा रहे, तो एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, वो क्या आपका नेग्लिजिबल क्वांटिटी, बहुत ही छोटा क्वांटिटी। अरे भाई 1000 किलो का पत्थर भी गिर रहा है, पर मास ऑफ अर्थ क्या है, 10 का पावर 24 kg, तो अर्थ के कंपेरिजन में क्या बहुत ही स्मॉल है। तो ये पार्टिकल जाएगा अर्थ की तरफ, अर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा बिगर की तरफ, स्मॉलर की तरफ। ठीक है, हमेशा स्मॉलर बॉडी विल बी अट्रैक्टेड बाय द हेवियर बॉडी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या लिखा कि भैया फोर्स है, पर यूनिट मास कर दीजिए, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि लिमिट m टेंड्स टू 0, मतलब क्या, जो क्वांटिटी आपने लिया, जो टेस्ट पार्टिकल लिया है, टेस्ट मतलब क्या, जहां पर आप ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल M के कारण वहां पर कितना इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल M के कारण वहां पे कितना मेरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या, m टेंड्स टू 0, मतलब क्या, m 0 के बराबर नहीं है। आपने ऐसा नहीं लिखा कि m इक्वल टू 0, आपने ये नहीं लिखा है। अगर आपने ऐसा लिखा तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m और 0 अपॉन r स्क्वायर, ये तो पूरा फोर्स ही 0 हो जाएगा, पर ऐसा आपने नहीं लिखा है। आपने लिखा m टेंड्स टू 0, मतलब क्या कि m का वैल्यू बहुत ही छोटा है, 0 के बराबर, 0 के लगभग। ठीक है, मतलब इतना छोटा है कि आप उसको 0 कंसिडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, पर 0 नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है G m अपॉन, जो भी यहाँ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है, जो भी आपका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है ये, ठीक है, ये R, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका R स्क्वायर अपॉन m, यहाँ से मास और मास गया, तो यही मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है। क्या है, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो आर कैप है, आर यूनिट वेक्टर, वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताएगा कि हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे रखा, तो क्या नेगेटिव आई की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो स्मॉल एम है ये इधर मूव करेगा, मतलब क्या हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है। क्या आपका अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, क्या आपका अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पर ये मास यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आया तो क्या होगा, डिवाइड में। तो अगर ये मास को आपने इधर लाया F अपॉन m, तो ये जो क्वांटिटी है gm अपॉन आर स्क्वायर है, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्सप्रेस्ड पर यूनिट मास, और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। और हमेशा याद रखना कि जो स्मॉल एम है यही मूव करेगा टुवर्ड्स द हेवियर कैपिटल एम। कैपिटल एम स्मॉल एम की तरफ नहीं आएगा, ये इधर अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, स्मॉल एम विल बी अट्रैक्टेड बाय द हेवियर बॉडी, ये हमेशा मूव करेगा, ये आपका हमेशा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या। अब देखिए अर्थ का अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, अर्थ का। तो अगर आप अर्थ का निकाल रहे हैं, ठीक है, और पार्टिकल कहीं भी है,
पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर, और ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये दिस इज व्हाट आर। तो इसका मास क्या है? स्मॉल है। इसका मास क्या है? कैपिटल है। हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा आपका? ठीक है, फोर्स एक्सप्रेस्ड पर यूनिट टेस्ट मास, तो ये क्या आएगा आपका? जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं ग्रेविटी। किसी पॉइंट पर ग्रेविटी का इक्वेशन क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसलिए नोट करके याद रखिएगा, हम आपको बताए भी थे, नोट करके, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट में, आप देख सकते हैं क्या, कि एक तो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट है एसआई यूनिट, एक होता है न्यूटन पर केजी, एक यूनिट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का न्यूटन पर केजी। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन मास है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्मॉलर पार्टिकल पर यूनिट मास। ठीक है, तो न्यूटन पर केजी, फोर्स मतलब क्या? न्यूटन, और जो जो भी पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम केजी, तो न्यूटन पर केजी। पर एक यूनिट ये भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम को पता है, और ये आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या? अगर ग्रेविटी देखा जाए तो ग्रेविटी को ही, ग्रेविटी भी क्या आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, कि भाई जब आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब आपका सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 है, आप ऊपर जा रहे हैं, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, एक समय 0 होगा। तो ग्रेविटी का 0 होना मतलब क्या? वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गया, अर्थ अब वहां पर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो पार्टिकल स्पेस में चला गया, वैक्यूम में चला गया। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, मान लीजिए मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ कोई पार्टिकल चला गया, कोई पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो ये पार्टिकल को अर्थ कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल चला गया आउटसाइड द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पार्टिकल चला गया आउटसाइड द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पार्टिकल कभी भी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ नहीं होगा, ये पार्टिकल कभी नीचे नहीं आएगा, स्पेस में चला गया, वैक्यूम हो गया, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका, ठीक है, ग्रेविटी, यहां पर ग्रेविटी भी 0 है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 है। तो दोनों याद रखना है कि जब पार्टिकल का, एक पार्टिकल बहुत ऊपर चला गया जहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रहा है, तो ग्रेविटी मतलब क्या? इन शॉर्ट क्या आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का दोनों यूनिट याद रखना है, फोर्स पर यूनिट मास न्यूटन पर केजी, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या याद रखना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी को ही कीजिए, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या आपका स्क्वायर है? क्या आपका स्क्वायर? तो स्क्वायर पर आपने यहां मास रख दिया, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, और ये मेरा पॉइंट है डी। सभी जगह मास का वैल्यू मान लीजिए आपका, यहाँ पर है 2m, यहाँ पर भी 2m, यहाँ पर भी 2m, मान लीजिए यहाँ पर भी 2m। स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आपका? ए, क्या आपका? ए। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी? आपको निकालना है कि ये जो तीन पार्टिकल है भैया, जहां भी मास है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा। जिस तरह जहां भी चार्ज है तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलता। ठीक है, तो जहां भी चार्ज पार्टिकल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको क्या बताना है कि जहां भी ये मास है तो इनका एक ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन बनेगा। तो इन तीनों के कारण, इन तीनों मास के कारण व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी? जल्दी बताइए, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट
जल्दी बताइए सभी को, 1 मिनट टाइम दिए, जल्दी सॉल्व कीजिए सभी को। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए सभी को ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है क्या, देखिए यहाँ पे जो बी पार्टिकल है ये फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा, तो इधर लगाएगा। ठीक है, उस तरह यहाँ जो डी का पार्टिकल है एक फोर्स इधर लगाएगा, इसे बोल रहे एफ डी, इसे बोल रहे एफ बी। ये भी एक फोर्स लगाएगा, इसके अभी ऊपर छोड़िए, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी ए भी ये दूर है, पहले ये दो फोर्स के बीच देखिए, क्यों, क्योंकि दो फोर्स का ही रिजोल्यूशन होता। तो यहाँ पर आइए पहले एफ ए, एफ बी और एफ डी का बात करते हैं हम। एफ बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे तो ई बी, ई बी का वैल्यू क्या होगा, तो जी एम, या मास क्या आपका 2m। और यहां पे हम क्या रखें, वेरी स्मॉल मास, स्मॉल ए, टेस्ट मास। हमने क्या रखा सी पर, टेस्ट मास स्मॉल ए, सच दैट वेरी वेरी स्मॉलर देन एम, ताकि वो बस काम क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वो मूव करे। तभी तो हमको पता चलेगा कि नेट फोर्स कहां लग रहा है, नेट फील्ड कहां लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2m है, यहाँ पर स्मॉल है, भाई इसको रिपेयर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स आपका इधर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जो बी का पार्टिकल है वो चाहेगा अट्रैक्ट करना, और जो सी पर पार्टिकल है वो चाहेगा अट्रैक्ट करना। यहाँ पे क्या आएगा, जी एम अपॉन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, उस तरह ई डी, ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी एम, इसका मास क्या है, जिसके कारण ग्रेविटी लग रहा है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, कितना है, 2m। और यहां पे डिस्टेंस क्या आपका ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपका सेम है, इसको हम बोल रहे हैं एक्स, ये भी क्या आपका एक्स। अब देखिए दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, बिल्कुल बीच में। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीच में, इधर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, मान लीजिए ये ई बी सी है, बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा। कल ही बताए थे हम कि अगर ये 5 न्यूटन है और यहां भी 5 न्यूटन है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल कहां जाएगा, बीच में जाएगा। कहां जाएगा, बीच में। ठीक है, तो यहां पर भी दो वेक्टर है और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पे अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे ई बी डी, ठीक है, ई बी डी, बी और डी का रिजल्टेंट, ई बी डी कितना आएगा, ई बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x1 x2 cos 90, cos 90 क्या होगा, 0, तो यहाँ 0 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, 2x स्क्वायर मतलब क्या, x रूट 2, x रूट 2। ठीक है, और x मतलब क्या, ये जो आपने माना है, कितना माना है, तो g 2m अपॉन a स्क्वायर, ये आपका x का वैल्यू है और यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। पर ये अभी नेट नहीं है, ये सिर्फ दो के कारण है, जो दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतना है। x का वैल्यू आपने माना था g 2m अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे रूट 2 भी है, तो रूट। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a पर भी मास है, और वो भी जो बॉडी का मास है वो भी क्या चाहेगा, इसको अट्रैक्ट करना, वो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा। पर यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, कितना चेंज होगा, तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी स्क्वायर, तो आपको पता है क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ये भी ए है ये भी ए है, या ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आपका 2a स्क्वायर डायरेक्टली, और हमको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ही चाहिए। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्टेड बाय ए ऑन स्मॉल ए, ठीक है, एक्सर्टेड बाय ए ऑन स्मॉलर पार्टिकल, टेस्ट पार्टिकल स्मॉल ए।
कितना आएगा, तो जी। मास का वैल्यू क्या है, 2m अपॉन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एसी, क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स लगा कौन रहा है, ये, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एसी स्क्वायर। कितना आएगा आपका, जी 2m अपॉन एसी स्क्वायर का वैल्यू क्या आपका, 2a स्क्वायर। क्या आपका, 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर g 2m अपॉन ए स्क्वायर को आपने बोला था x, आपने क्या माना, x, ताकि इजी वे में कैलकुलेशन हो वो बता रहे हैं। तो g 2m अपॉन ए स्क्वायर को आपने माना था x, तो इसको बोल सकते क्या, x/2 है। तो आपका जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, तो अगर ये पार्टिकल स्मॉल m है सी पर, तो ये पार्टिकल पर फोर्स क्या हो रहा है, दो वेक्टर आपका एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, ईबीडी प्लस ई। कितना आएगा, ईबीडी का वैल्यू क्या था आपका, x√2 प्लस ये का वैल्यू क्या है, x/2, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा आपका 2। यहाँ पे क्या आएगा, 2x√2 प्लस x। कितना आएगा, जब x कॉमन लेंगे तो 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये x, पर x का वैल्यू क्या है, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, g 2m अपॉन ए स्क्वायर, g 2m अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 और ये 2 क्या हुआ, कैंसल। तो यही आपका आंसर है, 2√2 प्लस 1 gm अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सी। कहां जाएगा, सी से ए जाएगा, कहां जाएगा, सी से। अब देखिए ये आपने दोनों ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों आपका सेम डायरेक्शन में, जैसे यहां पर दो वेक्टर, पहले ये जो ईडी था और यहाँ जो ईबी था, ये दोनों आपका एक डायरेक्शन में नहीं था, यहाँ पर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल है। तो आपको पता है जहां भी दो वेक्टर में एंगल होता है, ये ए और बी, और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90, cos 90 क्या हो गया, 0। पर यहां पर ऐसा नहीं है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया ईबीडी, और यहाँ जो है आपका ई ए, दोनों क्या आपका सेम डायरेक्शन, यहाँ पर कुछ भी एंगल नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो सिंपली जब मान लीजिए 2i और प्लस 3i, तो इसको आप क्या लिखते हैं, सिंपली क्या लिखते हैं, 5i। यहाँ पे रिजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, आई और आई, मान लीजिए जे और जे, 2j प्लस जे, तो क्या होगा आपका 3j। जब डायरेक्शन सेम होता है तो वेक्टर क्या होता है, सिंपल क्या होगा आपका, ऐड होगा, सिंपली क्या होगा आपका, ऐड। तो यहां जो आपका दो वेक्टर डी और बी का, ठीक है, डी और बी का जो रिजल्टेंट है, डी और बी का जो रिजल्टेंट है और जो ई ए का रिजल्टेंट है, वो दोनों क्या आएगा आपका, सेम डायरेक्शन में ऐड होकर आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों का सही आया था, क्या आया था आपका, बहुत लोगों का गलत है, कुछ लोगों का सही है, जिसमें है 2gm अपॉन ए स्क्वायर 1 + 2√2। अर्शिया मतीन का बिल्कुल सही आंसर आया था, अर्शिया मतीन का, और फिर अर्शिया मतीन का ही बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सबका गलत है। अर्शिया मतीन के अलावा बाकी सबका गलत आंसर है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपका,
मान लीजिए आपको सेंटर पे निकालना है, क्या निकालना है सेंटर पर। ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है और ये मास m है और ये स्क्वायर है, क्या आपका स्क्वायर। सो व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, जल्दी बताइए। व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर। अर्शा मदीन सही आंसर है, मोहम्मद रहीम सही आंसर है। व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, सभी कोई बताइए। क्या आएगा, 0। देखिए यहाँ पर जो भी आपका एक आपको रखना पड़ेगा स्मॉल पार्टिकल जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो ये भी आपका सेम लगाएगा, तो ये भी सेम लगाएगा क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। यहाँ भी क्या होगा जीएम अपॉन ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा जीएम अपॉन ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा जीएम अपॉन ए बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो ये इसको कैंसिल करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एलिमेंट क्या होगा कैंसिल आउट, ये भी क्या होगा कैंसिल आउट। तो जहां भी आपका टेस्ट मास है मतलब जो भी सेंटर पे पार्टिकल हुआ आंसर क्या आएगा जी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका ये मास क्या आपका m, यहाँ भी मास क्या आपका m, यहाँ मास क्या कैपिटल M, यहाँ भी मास क्या आपका कैपिटल M, यहाँ भी मास क्या आपका कैपिटल। ना सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है, ये मान लीजिए आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है और ये मान लीजिए आपका C। सो व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है, जिसको पता है वो निकालेगा, नहीं तो फिर कल बताएंगे हम। पहला आपको निकालना व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, और दूसरा निकालना आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, और जो नीट रिपीटर वाले हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी कल आपको पूरा डिटेल, कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल सभी को कीजिएगा, कल थोड़ा ज्यादा देर लेंगे, ठीक है। कल का क्लास रहेगा आपका 4 से लेकर 4:45 तक, मतलब 4:45 तक क्लास रहेगा। क्यों, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। कल की क्लास के बाद आपका लगातार हर एक दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अगर एक रॉड है तो ये भी एक मास है, क्या है मास। जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग क्या किए कि स्फीयर और रॉड के बीच फोर्स क्या होता, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या सिर्फ एक रॉड है और आपको इसका फील्ड निकालना है और पोटेंशियल निकालना, दोनों निकालना। भैया ये मास है मेरा, ये मेरा मास है, तो इसका मान लीजिए एक्सियल पॉइंट पे कितना मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, या अगर यहाँ पर पॉइंट है तो कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें सारा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर आपका सर्कल है तो इसका कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो इसका कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सेमी सर्कल है तो कितना होगा यहाँ पर या कोई भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये सारा आपका डेरिवेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका क्लास रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर, और बहुत सारा हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कल जो शायद आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो कल ये आप अटेम्प्ट करके आइए, बाकी कल बताएंगे।